दोस्तों, ये स्टोरी पूरी तरह से फिक्शनल है। इसका किसी भी व्यक्ति या स्थान से कोई संबंध, सिर्फ एक संयोग है। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे म्यूसिकारसा 777 चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद। कैबिनेट मंत्री ने क्विन को यह भी बताया कि वे कोई गलती न करें, अन्यथा वे पूरी तरह से उखड़ जाएंगे। अगली सुबह मिन्नी और उसका परिवार सैम के घर चले गए। फिर उन्हें सैम के परिवार के बारे में इंटरनेट पर जानकारी दिखाई दी। जब सैम और उनके परिवार ने यह देखा तो वे बहुत खुश हुए। तानिया की कीमत अब अरबों में थी। बिली और उनकी पत्नी को अरबों डॉलर के शुद्ध मूल्य की कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आती थी। हालांकि सैम ने इसे दूसरे तरीके से देखा। तानिया अब उनके शहर की सबसे अमीर व्यक्ति थी और उनके पास सबसे ज्यादा पैसा था। शहर के प्रभारी व्यक्ति को तानिया का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वह लोकल एरिया में इन्वेस्टमेंट ला सकती है और लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को तेज कर सकती है। बिली और उनकी पत्नी, जो लाइफ भर खेत पर काम कर रही थीं, ऑलमोस्ट बेहोश हो गईं। वह अपने स्टूडेंट्स को सम्मान दिला रही थी। सैम ने इंटरनेट पर सर्च करने के बाद आखिरकार इसे तानिया के स्प्रिंगफील्ड में ले लिया। उन्हें उसकी कंपनी का सही एड्रेस भी मिल गया, जो ईस्ट लीग इंटरनेशनल था। वे 6 लोग शहर की ओर दौड़ रहे थे। जब वे पहुंचे तो सैम ने प्रपोज किया कि वे प्लेन से जाएं। उसने कहा, तानिया अब एक बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी है, इसलिए उसके फैमिली के तौर पर हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। सबके अग्री करने के बाद वे सीधे स्प्रिंगफील्ड एरिया और ईस्ट लीग इंटरनेशनल के ऑफिस बिल्डिंग में चले गए। मिसेस फुलर ने कहा, बिली, मुझे लगता है कि तुम्हें तानिया से माफी मांगनी चाहिए। आखिरकार वह बेटी है, इसलिए वह तुम्हें रिजेक्ट नहीं करेगी। उससे माफी मांगना? क्या मजाक है। मैंने उसे जन्म दिया और पाला पोसा, फिर भी मुझे माफी मांगनी पड़ रही है। क्या तुमने कभी पिताओं को अपने बच्चों से माफी मांगते देखा है? अगर वह आज हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी तो मैं यहां जनरल मैनेजर के सामने खड़ा नहीं हूं। मैं देखना चाहता हूं कि अगर मैं ऐसा करूं तो क्या वह अभी भी यहां काम करने की हिम्मत दिखाती है। बिली ने कहा, 1 महीने से भी ज्यादा समय से वह अपने सीने में 2 बार दबाई हुई है। तानिया वहां अपना बेस्ट लाइफ जी रही थी, जबकि उनका परिवार दुखी था। पिताजी, शांत हो जाइए। चलो वाइज वेयरहाउस चलते हैं। जब हम बाद में तानिया से मिलेंगे तो आप इस तरह बिहेव नहीं कर पाएंगे। अगर वह पिछली बार की तरह फिर से चली गई तो हम उसे फिर से कैसे ढूंढेंगे? अब जब वह फिर से खेती शुरू करोगे? सैम ने भी कहा। वह खेती में वापस नहीं जाना चाहती थी। वे दिन बहुत पेनफुल थे। इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि खेती का फ्यूचर क्या है, वह अपने स्टॉक से कितना पैसा कमा सकती है। हाँ प्रिय, जब तुम देखो तो अच्छे से बात करना। वह हमसे मुंह नहीं मोड़ेगी। आखिरकार वह हमारी बेटी है, लेह ने भी कहा। दोनों की शादी दशकों पुरानी हो चुकी थी, इसलिए लेह को बिली के स्वभाव की अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। वह बहुत जिद्दी थे और पुराने जनरेशन से डीपली इन्फ्लुएंस्ड थे। अब उनके दिल में गुस्सा भरा था, इसलिए उनके लिए अपनी बेटी से सॉफ्टली बात करना भी मुश्किल हो गया था। माफी मांगना तो दूर की बात थी, यह कंप्लीटली इम्पॉसिबल था। वह परिवार का मुखिया था और सोसाइटी में परिवार का बड़ा नाम था। कोई भी रूमर नहीं था कि वह किससे बात करता है। वह पावरफुल दिखता था। केवल उनके बेटे सैम ने ही कोई भी डिसएग्रीमेंट दिखाया था। तानिया और उसकी मां से कोई सवाल जवाब नहीं होता था। बिली ने कुछ नहीं कहा। श्री और श्रीमती फुलर को यह देखकर राहत मिली। बिली के टेम्पर के अनुसार यह सरनेम लगभग खराब होने वाला था। जब ऐसा हुआ तो वे बिना किसी गेन के निराश होकर लौट आए। सैम के लीडरशिप में टीम ईस्ट लीग इंटरनेशनल की बिल्डिंग में घुसी और फ्रंट ऑफिस पर पहुंची। ईस्ट लीग इंटरनेशनल ग्रुप के फ्रंट ऑफिस पर 4 लॉन्ग ब्यूटीफुल लड़कियां
प्रोफेशनल ब्लैक सूट पहनकर काम कर रही थीं। क्या मैं जान सकती हूं कि आप किसे ढूंढ रहे हैं? लड़कियों में से एक ने पूछा। बिली ने जवाब दिया, मैं अपनी बेटी को ढूंढ रहा हूं। सैम ने भी जवाब दिया, मैं अपनी बहन को ढूंढ रहा हूं। क्या आपकी बहन यहां काम करती है? आपने उसे बताया कि आप यहां आओगे? मेरी बहन का नाम तानिया है और वह यहां जनरल मैनेजर है। मैं उसका छोटा भाई हूं। मेरा नाम सैम है और ये उसके माता पिता हैं। सैम ने लेह और बिली की ओर इशारा करते हुए कहा। ओह, आप टीचर वार्नर के परिवार से हैं? फ्रंट डेस्क पर 4 लड़कियों ने चौंक कर पूछा। तानिया कौन थी? ईस्ट लीग इंटरनेशनल ग्रुप में दूसरे नंबर पर और आज इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सबसे चमकीला उभरता नाम। ऐसा कहा जाता था कि उसकी संपत्ति अरबों में थी। तो फिर उसका परिवार इस तरह क्यों कपड़े पहने हुए था? क्या वे किसी ग्रामीण क्षेत्र से थे? ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्या वे झूठ बोल रहे थे? हालांकि अगर सामने वाले ने जो कहा वह सच है, तो बेहतर होगा कि मिस वार्नर को फोन करके कंफर्म कर लिया जाए, वरना मुसीबत में पड़ सकते हैं। कृपया वेट करें, मैं अभी मिस वार्नर को फोन करता हूं। फ्रंट डेस्क पर बैठी लड़की ने फोन करना शुरू किया। हेलो, ये महाप्रबंधक का कार्यालय है। हेलो मिस रॉकवेल, ये फ्रंट डेस्क है। कुछ लोग मिस वार्नर को ढूंढ रहे हैं। वे कहते हैं कि वे उनके फैमिली मेंबर्स हैं। ओह, मिस वार्नर का परिवार? उन्हें थोड़ी देर वेट करने को कहो, मैं मिस वार्नर से पूछती हूं, सुजैन रॉकवेल ने कहा। तानिया ऑफिस में अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर रही थी। वह इन दिनों बहुत बिजी थी। ये दोनों ही बातें फाउंडेशन की थीं और इसमें इन्वेस्ट करने की भी बात थी। टॉक टॉक टॉक। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। प्लीज अंदर आइए। सुजैन ने दरवाजा खोला और कहा, मिस वार्नर, फ्रंट डेस्क पर कुछ लोग आपको ढूंढ रहे हैं। वे कहते हैं कि वे आपके फैमिली मेंबर्स हैं। मेरा परिवार? तानिया ने सिर उठाकर बिना किसी एक्सप्रेशन के सामने देखा। एक पल में उसे सैम और उसके साथियों की याद आ गई। वह जानती थी कि जैसे ही वह फेमस हो गई और टीवी पर आ गई, वे उसे ढूंढेंगे। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि यह सब इतनी जल्दी होगा। ठीक है, उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाओ, तानिया ने कहा। सुजैन ने सैम और बाकी लोगों को कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाया। फिर उसने सबके लिए चाय बनाई और कहा, कृपया यहीं रुकें, हमारे जनरल मैनेजर जल्द ही यहां आएंगे। इसके बाद वह चली गई। अब सैम और बाकी लोग कॉन्फ्रेंस रूम में वेट करने लगे। लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी जब तानिया नहीं आई तो वे थोड़े परेशान हुए, पर हिम्मत नहीं हुई कि कहीं इधर उधर जाएं। आखिरकार वे छोटे शहर के लोग थे और उन्होंने सोसाइटी के कई पहलू नहीं देखे थे। 10 मिनट बाद तानिया अब भी नहीं आई। आधे घंटे बाद तानिया अभी भी नहीं आई। 1 घंटे बाद तानिया का कहीं पता नहीं था। स्लैम! बिली अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने हाथ कॉन्फ्रेंस टेबल पर मारा। तानिया को उनकी क्लियरली परवाह नहीं थी। सैम, जाओ और अपनी बहन को दफ्तर से लेकर आओ। अब वह बहुत जिद्दी हो गई है ना? पिताजी, चलो बस वेट करते हैं। हो सकता है तानिया किसी इंपॉर्टेंट काम में बिजी हो। जनरल मैनेजर के पास हर दिन बहुत काम होते हैं और वैसे भी मैं शायद बहन के ऑफिस का एड्रेस नहीं ढूंढ पाऊं। ये बिल्डिंग इतनी बड़ी है, अगर मैं खो गया तो? हमें देखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? वो क्लियरली हमें देखना नहीं चाहती, हमें बस नीचा दिखाने का मौका दे रही है। बस वेट कर लो, तानिया जरूर आएगी। वह हमें हमेशा के लिए इस कॉन्फ्रेंस रूम में नहीं बिठा सकती। हाँ, चलो बस वेट करते हैं बिली, शायद तानिया बहुत बिजी है, श्री फुलर ने भी कहा। 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आखिरकार कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला। तानिया गंभीर एक्सप्रेशन के साथ अंदर आई। तानिया, सैम ने मुस्कुराकर पुकारा। तानिया ने सैम को इग्नोर किया और किसी का ग्रीटिंग नहीं किया। फिर वह सीधे मेन सीट पर जाकर बैठ गई। बिली को तानिया की बदतमीजी देखकर बहुत गुस्सा आया।
इतने लंबे समय तक उन्हें यहां छोड़ने के अलावा जब वह अंदर आई तो उसने उनका अभिवादन भी नहीं किया। वह बचपन से तानिया को डांटने का आदी था, तो उसे लगा कि तानिया अब भी पहले जैसी ही है। उसने सोचा कि अगर वह गुस्सा करेगा तो तानिया डर जाएगी। तुम बदमाश, अब तुम बड़े हो गए हो, है ना? हमें घर पर परेशान छोड़ दिया और एक पैसा भी नहीं भेजा। फिर भी तुम यहां मजे कर रहे हो। क्या तुम फिर से पिटना चाहते हो? बिली ने गुस्से में डांटा। तानिया के पिता होने के नाते उन्हें लगता था कि तानिया को जन्म देकर वह उसकी हर चीज को कंट्रोल करने का हक रखते हैं। जब उन्होंने देखा कि तानिया यहां एंजॉय कर रही हैं जबकि वे घर पर परेशान हैं, तो उनका गुस्सा भड़क गया। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें फिर से एक पैसा नहीं दूंगा। मैंने तुम्हारा कर्ज चुका दिया है जो तुमने मुझे बड़ा करके दिया था। इतने सालों में मैं खाने और नए कपड़े खरीदने के लिए भी खुद को तैयार नहीं कर पाया क्योंकि तुमने मेरे सारे पैसे ले लिए थे। और आखिर में क्या हुआ? तानिया ने एकदम इमोशनलेस होकर कहा। तानिया की बात सुनकर बिली गुस्से से कांपने लगा। फिर वह खड़ा हुआ और तानिया की ओर इशारा करते हुए बोला, क्या चुका दिया? क्या तुम्हें लगता है कि तुम चुका पाओगी? हमने तुम्हें जन्म दिया है और अगर तुम इसे चुकाना चाहती हो तो तुम्हें अपना जीवन भी हमें वापस देना होगा। काश तुमने मुझे उस समय जन्म न दिया होता। दूसरे बच्चों को उनके पेरेंट्स प्यार करते हैं, मेरे बारे में क्या? तुमने मेरे लिए सिर्फ काम करवाया, मारा और डांटा, और कुछ नहीं। जब मैंने तुम्हें जन्म दिया था तभी मुझे तुम्हारा गला घोंट देना चाहिए था। बिली ने गुस्से से लाल होकर कहा। मुझे लगता है कि यह ख्याल आपके दिमाग में तब आया होगा जब मैं पैदा हुई थी और आपने देखा कि मैं एक लड़की हूं। हालांकि आपके पास ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। जहां तक मेरी जिंदगी को वापस देने की बात है, माफ करें, ऐसा कोई कानून नहीं है जो कहता हो कि माता पिता को अपने बच्चों की जिंदगी वापस लेने का अधिकार है। जिस पल मैंने इस दुनिया में कदम रखा, मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी थी। तुम एक बेवफा चीज हो। बिली इतना गुस्से में था कि उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। वह मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। हनी, सांस लो, लेई ने बिली को सहारा देते हुए कहा। उसने तानिया की ओर देखा जो अब भी शांत थी। तानिया पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अब उन्हें पहचानती भी नहीं थी। पिताजी, तानिया, क्या आप दोनों लड़ना बंद कर सकते हैं और अच्छे से बात करना शुरू कर सकते हैं? सैम ने काल्मली कहा। फिर उसने तानिया से कहा, तानिया, डैड बहुत गुस्से में हैं और उनके पास गुस्सा निकालने की कोई जगह नहीं है। तुम्हें उन्हें थोड़ा समझना चाहिए। क्या तुम्हें पता है कि हम अब किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं? हम अब सही से खा भी नहीं सकते। इसके अलावा हमें हर रोज फिजिकल लेबर करना पड़ता है। मेरे हाथों पर पड़े ये कठोरपन देखो। यहां आने के पैसे भी मिन्नी के पेरेंट्स ने ही दिए थे। इसका मुझसे क्या लेना देना है? इतने सालों में मैंने कितनी बार पैसे बचाकर घर भेजे हैं। इसके अलावा तुम्हारी ट्यूशन फीस कम से कम 6 लाख थी, है ना? यह रकम काउंटी में 2 घर खरीदने के लिए काफी थी। ऐसे में अब तुम इस हालत में हो तो किसे ब्लेम करोगे? तानिया, यह सब मेरी गलती है, लेकिन मैं बदल गया हूं। क्या तुम मुझे एक और मौका नहीं दे सकती? बस करो। मैं तुम्हारी तकलीफों की कहानी और नहीं सुनना चाहता। मुझे पता है कि तुम यहां क्यों आए हो। तुम पैसे के लिए आए हो, है ना? तो सुन लो, मेरे पास पैसे हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो खुद जाओ और कमाओ, बस इतना ही। मैं बिजी हूं, इसलिए जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। तानिया यह कहकर खड़ी हो गई और जाने लगी। तानिया, क्या तुम इतनी क्रूर हो सकती हो? मैं कितनी क्रूर हूं? क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम मेरी ली हुई ट्यूशन फीस को जुए में हार रहे थे, तब तुम्हारी बहन भूखी और ठंड से मर रही थी? मैं दिन में सिर्फ एक बार खाना खाती थी। मैं सिर्फ चाहता था कि तुम और मैच्योर बनो। लेकिन हुआ क्या? तुमने मुझे क्या रिटर्न दिया?
सैम ने उस समय कुछ कहने के लिए वर्ड्स ही नहीं पाए। वह खुद जानता था कि उस वक्त वह एक बिग मिस्टेक कर रहा था। तुम बदमाश हो, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारे पास पैसे हैं और तुम एक बड़े बॉस हो। क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें शर्मिंदा कर रहे हैं और इसीलिए तुम हमें छोड़ना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, बिल्कुल नहीं। तुम हमें रिजेक्ट करना चाहते हो? ठीक है, अब तुम्हारे पास करोड़ों हैं तो हमें 100 मिलियन दे दो और हम तुम्हारे पास फिर कभी नहीं आएंगे। अगर नहीं तो हम तुम्हारी कंपनी में हंगामा मचा देंगे। मैं देखना चाहता हूं कि अगर ऐसा होता है तो क्या तुम जैसा जनरल मैनेजर अभी भी यहां काम कर पाओगे? बिली ने गुस्से में दहाड़ते हुए तानिया की ओर इशारा किया। तानिया ने कुछ नहीं कहा। इससे ज्यादा कुछ कहना बेकार था। ये लोग जो कभी उसके सबसे करीबी थे, वे कभी नहीं समझ पाएंगे कि उस समय उसे कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी थी। वे केवल पैसे मांगने के लिए फोन करते थे और कभी नहीं पूछा कि वह कैसी है। चाहे उसने इस परिवार के लिए कितना भी त्याग किया हो और चाहे सैम कितना भी गलत क्यों न रहा हो, परिवार में उसकी जगह सैम से बहुत नीचे थी। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि वह लड़की थी और सैम लड़का। बिली की नजर में लड़कियों को शादी के लिए पैदा किया जाता है, जबकि लड़के परिवार का नाम आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए वह तानिया से जो चाहे ले सकता था और सैम को सब कुछ बर्बाद करने की छूट दे सकता था। तानिया ने तुरंत अपना फोन निकाला और कॉल की। सुजैन, कॉन्फ्रेंस रूम में आओ। ठीक है मिस वार्नर। महाप्रबंधक की सेक्रेटरी सुजैन ने कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खोला। मिस वार्नर, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? उन्हें बाहर निकालो और अगर वे कोऑपरेट न करें तो सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाओ। अगर वे कंपनी के अंदर या बाहर कोई ट्रबल करते हैं तो पुलिस को बुलाओ और बोलो कि ये लोग हमारे काम में बाधा डाल रहे हैं और कंपनी को बड़ा नुकसान हो रहा है। उन पर केस करो और उन्हें कुछ दिनों के लिए कस्टडी में रखवाओ। यह कहकर तानिया पलट गई और बिना पीछे देखे कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चली गई। क्या? सैम दंग रह गया, बिली दंग रह गया, लेई दंग रह गई, फुलर्स भी चौंक गए। तानिया ऐसा कैसे कर सकती हैं? वह अब उन्हें अपना फैमिली नहीं मानती थी। मिन्नी और उसके पेरेंट्स को तानिया के दर्द का अंदाजा नहीं था, इसलिए वे समझ नहीं पाए कि वह ऐसा क्यों कर रही है। उनके लिए भले ही बड़ा लड़ाई झगड़ा क्यों ना हो, फैमिली तो फैमिली होता है। अब जब तानिया अमीर हो गई थी तो उसे सैम और उसके पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए था। तानिया की करंट प्रॉपर्टी के साथ वे अपने गांव में अपर क्लास की तरह जी सकते थे अगर वह उन्हें थोड़ा पैसा दे देती, लेकिन यह उनकी एक्सपेक्टेशन से परे था। तानिया ने न सिर्फ उन्हें पैसा देने से मना कर दिया, बल्कि वह उन पर केस भी करना चाहती थी। इसके बाद बिली और उसके फैमिली को फाइनली एहसास हुआ कि तानिया बदल गई हैं। वह अब वैसी नहीं रही जिसे वे पहले डांटते या मारते थे। अब वह मिस वार्नर थी और एक बड़ी पर्सनैलिटी थी, लेकिन वे इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। शुरुआत में यह उनके परिवार के लिए गर्व और खुशी की बात थी कि उनकी बेटी ने इतना कुछ अचीव किया। जैसा कि सबने कहा था, वे उसके पीछे पीछे चल सकते थे। वे अपने जीवन के आधे हिस्से तक मेहनत करते रहे थे और अब सोचा था कि तानिया के साथ अपना बाकी का लाइफ एंजॉय करेंगे, लेकिन उन्होंने खुद ही यह चांस बर्बाद कर दिया। उन्हें यह समझ में नहीं आया कि उनकी मारपीट, गाली, झूठ और कभी न खत्म होने वाली लूट ने तानिया को इतना कोल्ड और कठोर बना दिया था। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि वह इमोशनली थक चुकी थी। उसका दिल अब पूरी तरह ठंडा पड़ गया था। बिली और बाकी लोग चले गए। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के बड़े लोगों के दबाव में उन्हें वहां से जाना पड़ा। आखिरकार वे छोटे टाउन के लोग थे और सोसाइटी के कई एस्पेक्ट्स को समझते भी नहीं थे। अगर तानिया ने उनसे खुलकर टकराने का डिसीजन ले लिया होता तो वे कुछ नहीं कर सकते थे। ईस्ट लीग इंटरनेशनल में सिक्योरिटी गार्ड्स को हल्के में लेना गलती होती। बड़े सिक्योरिटी स्टाफ को देखकर वे डर गए।
इसके अलावा अगर बात बढ़ जाती तो उन्हें कुछ दिनों के लिए कस्टडी में रहना पड़ सकता था। 2 महीने के एक्सपीरियंस के बाद तानिया पहले ही एक पावरफुल महिला बन चुकी थीं। वे यह रिस्क नहीं ले सकते थे कि तानिया सच में उन पर केस कर दें, इसलिए वे निराश होकर वापस चले गए। बिली और उसकी वाइफ, जो पूरी जिंदगी किसान रहे थे, के लिए कानून तोड़ना असंभव था। अगर वे कुछ दिनों के लिए कस्टडी में रहते तो वह उनके लिए बहुत बड़ी बात होती। तो वे अपने जीवन के बाकी समय में गांव में अपना सिर ऊंचा नहीं रख पाएंगे और मरने के बाद भी वे वार्नर पूर्वजों का सामना नहीं कर पाएंगे। इस बार वे उत्साह से आए और निराशा लेकर लौटे। मिन्नी के माता पिता तो और भी नाराज थे। उन्हें न केवल कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि उन्हें आने जाने का किराया भी देना पड़ा। तानिया अपने दफ्तर की खिड़की के पास खड़ी थी। जब वह उन्हें जाते हुए देख रही थी तो वह थोड़ी हैरान थी। ऐसा नहीं था कि वह हार्टलेस थी, हालांकि वह जानती थी कि वह ऐसा नहीं होने दे सकती, कम से कम अभी नहीं। वह कई वर्षों तक उनके साथ रह चुकी थी और वह अपने परिवार को अच्छी तरह जानती थी। अगर वह आज मान जाती तो वे और मांगते रहते और यह एक नेवर एंडिंग साइकिल बन जाता। इसके अलावा रकम बढ़ती ही जाती। जब उसने पहली बार काम करना शुरू किया तो वह हर महीने $500 घर भेजती थी। धीरे धीरे वे अलग अलग रीजन से और पैसे मांगने लगे। 1000 से 2000, फिर 5000, 10,000 और अंत में 20,000। फिर भी वे सैटिस्फाइड नहीं थे और ज्यादा चाहते थे। उनके मन में यह बात थी कि उनकी बेटी की शादी तो जल्दी हो जाएगी, इसलिए शादी से पहले ही उसकी कमाई का ज्यादातर पैसा उन्हें दे देना चाहिए, वरना फ्यूचर में कोई बदमाश उससे फायदा उठा सकता है। जब तानिया ने इस बारे में सोचा तो उसे फिर से ध्रुव की याद आई। उसने हार्ड वर्क सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि वह ध्रुव के करीब जाना चाहती थी। हालांकि वह जितनी उसके करीब जाती गई उतनी ही होपलेस होती गई। उसे लगा कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, ध्रुव के फैमिली का सपोर्ट पाना इम्पॉसिबल होगा। ध्रुव के फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग था। वे आराम से सैकड़ों करोड़ खर्च कर सकते थे और उनकी वेल्थ बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे हाई क्लास रिच फैमिली में उनका परिवार कुछ भी नहीं था। ध्रुव शायद उसके लिए सब कुछ अरेंज कर देता, यहां तक कि शादी भी, लेकिन ध्रुव के खुद के डिसीजंस शायद काउंट नहीं करते। फिर भी ध्रुव से मिलने के बाद अब उसे और किसी में इंटरेस्ट नहीं था। जवाब था कोई नहीं, शायद उसे अकेले ही बूढ़ा होना पड़ेगा। इस सवाल के बारे में सोचते हुए वह थोड़ी इरिटेटेड हो गई। अभी इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, हम एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे। जहां तक सैम और बाकी लोगों का सवाल था, अगर उसके पेरेंट्स इसी तरह बिहेव करते रहे तो वह तब तक वेट करेगी जब तक वे इतने बूढ़े ना हो जाएं कि वे कुछ कर ही ना सकें। उसके बाद वह उनसे मिलने जाएगी। फिर वह उनके लिए 2 केयर टेकर्स रख लेगी और उन्हें उनके बाकी जीवन का आनंद लेने देगी। जहां तक सैम की बात है, चूंकि वह ट्यूशन फीस के लिए दी गई रकम को जुए में हार सकता था, तो कौन गारंटी कर सकता था कि इस बार भी पैसे बर्बाद नहीं होंगे। यह पैसा वो नहीं था जो उसने खुद मेहनत करके कमाया था, इसलिए उसे इसे बर्बाद करने का कोई रिग्रेट नहीं था। इसलिए वह तब तक वेट करेगी जब तक सैम शादी न कर ले और थोड़ा मैच्योर न हो जाए। जब वह उसकी स्ट्रगल्स को समझ सकेगा, तब वह सोचेगी कि उसकी हेल्प कैसे की जाए। उस दिन राजधानी शहर के अपर क्लास सोसाइटी में भूचाल आ गया, खास तौर पर टी फैक्शन में। 8 महान फाइटर्स में से एक जयकरी की अचानक डेथ हो गई। इस पर कौन बिलीव करेगा। जयकरी फर्स्ट क्लास के टॉप लेवल पर था, इसलिए उसका शरीर नेचुरली बहुत स्ट्रॉन्ग था। इसके अलावा इस लेवल के लोगों की बॉडी चेकअप हर महीने होती थी और उनकी सडन डेथ का कोई चांस नहीं था। हालांकि क्विंस ने खुद यह खबर रिलीज की।
उन्होंने लुईस के इलेजिटिमेट सन्स में से एक को बाहर से लाकर जयकरी की जगह क्विंस का वारिस बना दिया। कोई भी इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। जयकरी मस्ट हैव डाइड। उनकी डेथ कैसे हुई यह अभी भी अनक्लियर था। बहुत कम लोग सिचुएशन के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे, लेकिन तब भी उन्हें एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता थीं। हालांकि यह सबको क्लियर था कि उनकी डेथ किसी सडन इलनेस से नहीं हुई थी, जैसा कि क्विंस ने कहा। अब जयकरी की डेथ का रीजन जानने के लिए लोग और ज्यादा क्यूरियस हो गए थे और पूछताछ कर रहे थे। फिर भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। जो लोग सिचुएशन के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे, वे भी खुलकर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। आखिरकार इसमें शामिल ताकतें बहुत पावरफुल थीं और हर कोई इस मामले में फंसने से डर रहा था। राजधानी शहर, ग्रेट वॉल क्लब, टी गुड के सभी सदस्य एक साथ आए। टी गुड के लिए 8 महान सेनानियों में से एक की मौत कोई छोटी बात नहीं थी। टी मैन, जयकरी की मौत कैसे हुई? क्विंस ने कहा कि यह अचानक बीमारी के कारण हुआ, लेकिन यह कैसे पॉसिबल है? हमने चारों तरफ पूछा, लेकिन रीजन का पता नहीं लगा सके। शायद हमारा लेवल बहुत कम है। क्या आप हमारी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं? टी फैक्शन के 8 महान सेनानियों में से एक हैंक ने पूछा। हां, हम सब जानना चाहते हैं कि जयकरी की डेथ कैसे हुई। हम सब टी फैक्शन से हैं और यह क्लियर है कि क्विंस ने यह धुआं बम फेंककर कुछ छुपाने की कोशिश की है। जब हमें यह बेटर समझ आएगा, तभी हम इस मैटर पर और ध्यान दे पाएंगे। 8 महान सेनानियों में से एक ने कहा, प्लीज हमारे डाउट्स दूर करें, टी मैन। बाकी 8 महान सेनानियों ने भी यही कहा। स्टेन ने अपनी चाय की चुस्की ली और कहा, जयकरी ने किसी ऐसे पर्सन को प्रोवोक किया जिसे उसे प्रोवोक नहीं करना चाहिए था और उसे मार दिया गया। वह कौन था? मैं नहीं बता सकता। क्विंस ने यह धुआं बम इसलिए फेंका क्योंकि वे भी उस पर्सन को प्रोवोक नहीं कर सकते। अगर वे ऐसा करते तो पूरा क्विन परिवार खत्म हो जाता। स्टेन की बात सुनकर सब हैरान रह गए। हालांकि उन्होंने यह अंदाजा लगाया था कि जयकरी की डेथ मर्डर से हुई होगी। फिर भी जब उन्होंने स्टेन से यह बात सुनी तो वे शॉक्ड थे। क्विंस ने अपने उत्तराधिकारी की मौत के बाद कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की थी। यह क्लियर था कि जयकरी ने जिस पर्सन को अपमानित किया था वह बहुत ही पावरफुल था। टी मैन स्टेन को छोड़कर वहां मौजूद सभी लोगों की पारिवारिक ताकत जयकरी जैसी ही थी। भले ही वे स्ट्रांग थे, लेकिन जयकरी से ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे। दूसरे शब्दों में, अगर वे उस पर्सन को प्रोवोक करते तो उनका अंजाम भी जयकरी जैसा ही होता। इससे वे घबरा गए। आखिरकार यह राजधानी शहर में हुआ था। अगर उनमें से कोई गलती से उस पर्सन से टकरा गया तो यह उनके लिए एंड हो जाता। इस समय सबने डिसाइड किया कि वे इस दौरान लो प्रोफाइल रहेंगे और जहां तक हो सके बाहर जाने से अवॉइड करेंगे। अगर वे बाहर भी गए तो पहले की तरह एरोगेंट नहीं रह सकते। टी मैन, तब तो हम सेफ रहेंगे, है ना? डोंट वरी, ये बस उसका पर्सनल मैटर है और इसका हमारे टी फैक्शन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अभी सब लो प्रोफाइल रहें क्योंकि वह पर्सन अभी भी कैपिटल सिटी में है। हो सकता है आप एक दिन उससे मिलें और आपको पता भी न चले। हाँ? ओह ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया है। अब मुझे बाहर मत बुलाओ। मैं खुद को अपने कमरे में बंद करके ट्रेनिंग करना चाहता हूं ताकि मैं जल्दी से जल्दी टाइगर रैंक में पहुंच सकूं। हैंक ने सीरियसली कहा। मैं इस प्रपोजल का सपोर्ट करता हूं, बाकी 8 महान सेनानियों ने भी कहा। ठीक है, फिलहाल इकट्ठा मत होइए, घर पर रहिए और अपनी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कीजिए। टाइगर रैंक में न होना शेमफुल है, स्टेन ने अंत में स्ट्रांगली कहा। 10 साल की अपॉइंटमेंट होने वाली थी और वह नहीं चाहते थे कि ये लोग कोई और मिस्टेक करें। हॉवर्ड हवाई अड्डे के लिए जा रहे थे। उन्होंने चांसलर ओलिवर को फोन करके बताया कि वह अपनी स्टडीज अब्रॉड के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं। बेशक
ऑलिवर इससे अग्री नहीं थे क्योंकि हॉवर्ड साउथ रिवर यूनिवर्सिटी का चेहरा थे। वे छात्र परिषद के अध्यक्ष भी थे। अगर वे चले गए तो क्या इसका मतलब नहीं होगा कि साउथ रिवर यूनिवर्सिटी अपनी टैलेंट्स को रिटेन नहीं कर सकती? एक चांसलर के रूप में ऑलिवर ऐसी किसी बात पर अग्री नहीं हो सकते थे जिससे यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन खराब हो। लेकिन हॉवर्ड ने डिसाइड कर लिया था और ऑलिवर चाहे जो भी कहें वह बेकार था। ऑलिवर ने हॉवर्ड को थ्रेटन भी किया, लेकिन वह फिर भी हॉवर्ड के डिसीजन को बदल नहीं सके। आखिरकार उनके पास अग्री करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। हालांकि उन्होंने हॉवर्ड से कहा कि वह अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के लिए जल्द वापस आएं। हालांकि हॉवर्ड ने अग्री कर लिया, फिर भी वह वापस आने का डिसीजन लेने से पहले वेट करेंगे। यदि जयकरी ध्रुव को हराने में सफल हो गया तो वह 2 दिन में वापस आ सकता है। यदि जयकरी ध्रुव को नहीं हरा सका तो उसे यह भी नहीं पता कि वह कब वापस आ सकेगा। उसका लाइफ उसकी पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसी टाइम उसे एक कॉल आया। यह उसके बचपन के दोस्त का था और वे दोनों जयकरी के अनुचर थे। हॉवी, मिस्टर क्विन मर गए हैं। जयकरी मर चुका था। हॉवर्ड कांप उठा और उसका फोन ऑलमोस्ट गिर गया। मुझे समझ आ गया, हम अगली बार बात करेंगे, हॉवर्ड ने कहा और फोन रख दिया। जयकरी मर गया था, यह अवश्य ही ध्रुव होगा। अरे यह तो बहुत डरावना था। नहीं, उसे जल्दी से जल्दी यहां से निकलना होगा। यह पॉसिबल था कि ध्रुव उसे ढूंढ रहा था। मां, क्या आप और तेज गाड़ी चला सकती हैं? हॉवर्ड हकलाते हुए बोला। हॉवी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम कल से ही गुमसुम से दिख रहे हो और अचानक तुमने कह दिया कि तुम विदेश जाना चाहते हो। इसके अलावा तुम इतनी जल्दी जाना भी चाहते हो। क्या हुआ? बताओ, मिसेस जैक्सन ने पूछा। हॉवर्ड ने इस बारे में सोचा और अपनी मां को सच बताने का फैसला किया। अगर ध्रुव उसके पीछे आने का फैसला करता है तो वे कम से कम तैयार तो होंगे। तो उसने कहा, मां, मुझे अभी खबर मिली है कि क्विन फैमिली के सबसे बड़े बेटे की डेथ हो गई है। क्या आप जानती हैं कि उसकी डेथ कैसे हुई? उसे मार दिया गया था। साथ ही मैं किलर को भी जानता हूं। मिस्टर क्विन की वजह से हमारे बीच दुश्मनी है। वह कल मेरे पास आया था और आज मुझे खबर मिली कि मिस्टर क्विन मर चुका है। मुझे डर है कि वह मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी करने आएगा, इसलिए मैं उससे छिपने के लिए विदेश ही जा सकता हूं। जयकरी क्विन फैमिली का सबसे बड़ा बेटा? मिसेस जैक्सन ने पूछा। हां, मिसेस जैक्सन ने जोर से ब्रेक्स लगाए और कार सड़क के किनारे रोक दी। क्या तुम्हें यकीन है? मुझे यकीन है, हॉवर्ड ने सीरियस कहा। मिसेस जैक्सन ने कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला। ब्रूस, क्या क्विंस को कुछ हुआ है? कॉल खत्म होने के बाद मिसेस जैक्सन ने पूछा। फिर वह चुपचाप दूसरे व्यक्ति की बातें सुनने लगी। ठीक है, मैं समझ गई। काम पर वापस जाओ। मैं अपने बेटे को एयरपोर्ट भेजने जा रही हूं। हां, मैं वापस आकर बात करूंगी। मिसेस जैक्सन ने फोन रख दिया और हॉवर्ड से सीरियसली कहा, तुम दोनों के बीच जो कुछ हुआ वह सब मुझे बताओ। हॉवर्ड ने स्टोरी की शुरुआत उस टाइम से की जब वह ध्रुव से रिवर सिटी के फुलर गोल्डन सैंड्स एंटरटेनमेंट सेंटर में जयकरी के साथ पहली बार मिला था। कहानी का एंड उस मोमेंट पर हुआ जब ध्रुव ने उसे कल ढूंढा था। तुम बहुत बेवकूफ हो। तुम्हें उनके बीच की लड़ाई में शामिल होने के लिए किसने कहा? तुम तो यह भी नहीं जानते कि दूसरा पर्सन कौन है। क्या तुम इतनी बैडली मरना चाहते हो? मुझे पता है कि तुम क्विंस पर भरोसा करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि हमारा फैमिली क्विंस के एनिमी को प्रोवोक करने का रिस्क उठा सकता है? कैपिटल सिटी में हमारा फैमिली सिर्फ तीसरे दर्जे का फैमिली माना जाता है, लेकिन अब जब क्विन फैमिली का वारिस, एक फर्स्ट क्लास फैमिली, मर गया है तो वे इसे खुद ही सहन कर रहे हैं। उन्हें इसे पब्लिक करने की भी हिम्मत नहीं है। क्या यह चींटी को क्रश करने जैसा नहीं होगा अगर वह दूसरा पर्सन तुम्हें मारना चाहता है? मिसेस जैक्सन ने अपने बेटे से निराश होकर कहा।
माँ, मुझे पता है कि मैं गलत था। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं बहुत डरा हुआ हूं। ध्रुव सच में मर्डर करने की हिम्मत रखता है। अगर मैं कल स्कूल में नहीं होता तो वह मुझे मार देता। प्लीज मेरी हेल्प करो, हॉवर्ड ने रोते हुए कहा। वह सच में डरा हुआ था। जैसे ही उसे पता चला कि जैकरी की डेथ हो गई है, वह ऑलमोस्ट इमोशनली टूट गया। तुम्हें जल्दी से जल्दी यहां से चले जाना चाहिए। मैं तुम्हें एयरपोर्ट ले जाऊंगी और तुम विदेश चले जाओगे। फिलहाल वापस मत आना। इसके अलावा तुम अपने पापा को इस बारे में नहीं बता सकते, अदरवाइज वह फैमिली की खातिर तुम्हें छोड़ सकते हैं। बात करते करते मिसेस जैक्सन ने कार स्टार्ट की और एयरपोर्ट की तरफ बढ़ गईं। इस बार वह कार उतनी तेजी से चला रही थी जितना पॉसिबल था, बिना हॉवर्ड को याद दिलाए। मां, अगर ध्रुव आपके पीछे आ गया तो आप लोगों का क्या होगा? हॉवर्ड ने शांत होकर पूछा। चिंता मत करो, अगर तुम यहां नहीं हो तो हमारे पास अपने तरीके होंगे। आखिरकार यह राजधानी शहर है। अगर क्रिमिनल आसपास नहीं है तो वह हमारे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा, मिसेस जैक्सन ने दिलासा दिया। यद्यपि उन्होंने यह कहा, लेकिन उनका दिल शांत नहीं था। चूंकि क्विंस जैसे फर्स्ट क्लास फैमिली को अपने उत्तराधिकारी की डेथ के बाद ही राहत मिल सकती थी, इसलिए यह क्लियर था कि ध्रुव के पीछे की ताकत पूरी तरह से खतरनाक थी। उनके बेटे के चले जाने के बाद भले ही ध्रुव ने उनके फैमिली के साथ ओपनली कुछ भी करने की हिम्मत न की हो, लेकिन इस लेवल की कोई ताकत जब कुछ करेगी, उनका फैमिली उसी मोमेंट खत्म हो जाएगा। इसके अलावा वह अभी अपने पति ब्रूस को इस बारे में नहीं बता सकती थी, अदरवाइज उनका बेटा कभी भी यह बात नहीं बता पाता। ओ छोड़ो, उन्होंने सोचा, पूरे जैक्सन फैमिली की खातिर उन्हें अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ता। ब्रूस के पास बेटों की कमी नहीं थी, लेकिन उनके पास सिर्फ हॉवर्ड था, इसलिए उन्हें उसकी रक्षा करनी ही थी, चाहे कुछ भी हो। उन्होंने सोचा, पहले उसे दूर भेज सकती हूं और फिर अपने हस्बैंड के पास जाकर इस मैटर पर अच्छी चर्चा कर सकती हूं। हॉवर्ड और उनकी मां कार में घबरा रहे थे क्योंकि उन्होंने ध्रुव को नाराज कर दिया था। मीनवाइल ध्रुव को इस बात से कोई परेशानी नहीं थी। वह हॉवर्ड के साथ कुछ भी नहीं करना चाहता था। वह उसे सिर्फ एक दिन पहले डरा रहा था। ध्रुव ग्रैटिट्यूड और द्वेष में क्लियरली फर्क करना जानता था। कल उसने हॉवर्ड पर अत्याचार करने के लिए अपनी मेंटल पावर का यूज किया था। हॉवर्ड के रिएक्शन से यह पता चलता है कि उसे इस बात का सच में कोई आइडिया नहीं था कि जैकरी उसे मार डालेगा, इसलिए उसने इतने छोटे कैरेक्टर की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। ध्रुव हॉवर्ड को सिर्फ इसलिए नहीं मार सकता था क्योंकि उसने जैकरी को उसका लोकेशन बता दिया था, है ना? ध्रुव अभी तक इतना निर्दयी नहीं था। बेशक अगर हॉवर्ड को पता होता कि जैकरी उसकी हत्या करने जा रहा है और फिर उसने उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताई होती तो यह एक और मैटर होता। जैकरी की डेथ के बाद ध्रुव का लाइफ एक बार फिर पीसफुल हो गया। हालांकि टीम स्पाइडर ने उन्हें कहा कि अब वे निश्चिंत नहीं हो सकते क्योंकि डार्क वेब पर पैसा एडवांस में दिया गया है। इसीलिए भले ही एम्प्लॉयर जैकरी मर गया हो, टास्क तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कोई इसे एक्सेप्ट करता है। ध्रुव को इससे कोई परेशानी नहीं थी। अपने करंट बॉडी के एक्सेप्शनल लेवल 4 और माइंड की एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर के साथ वह ऑर्डिनरी लोगों से परेशान नहीं था। उनके इमीडिएट टारगेट्स लीमैन और लुकास थे। हालांकि उनके ग्रैंड पॉइंट्स बहुत स्लोली बढ़ रहे थे और यह उन्हें परेशान कर रहा था। यह अभी केवल 86 पॉइंट्स था। वह 100 पॉइंट्स तक भी नहीं पहुंचा था। अगर ऐसा होता तो वह अपने बॉडी को एक्सेप्शनल लेवल 5 तक बढ़ा सकता था। उसे इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि जैकरी की डेथ की वजह से एलीट फैमिलीज के कई बच्चे बुरी तरह से डर गए थे। वे सभी उससे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे
क्योंकि वे उसे बैड लक लाने वाला मान रहे थे। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं वापस क्लास में जाऊंगा, ध्रुव ने सोचा। वह आखिरकार एक स्टूडेंट था। चूंकि फिलहाल कुछ खास नहीं हो रहा था और सब लोग उसे लो प्रोफाइल रहने को कह रहे थे, इसलिए उसने ऐसा ही करने का सोचा। हालांकि उनके ग्रैंड पॉइंट्स अभी स्लोली बढ़ रहे थे, लेकिन जब उनका फाउंडेशन सही रास्ते पर आ जाएगा तो उनके ग्रैंड पॉइंट्स तेजी से बढ़ेंगे। साथ ही उन लोगों की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी जो तानिया को आगे ले गए। स्प्रिंगफील्ड और कैपिटल सिटी समेत अलग अलग शहरों में काम आगे बढ़ाया गया। एक बार ऐसा हो जाने पर वह अपनी बॉडी और माइंड की पावर को मैक्सिमम तक बढ़ा लेगा। फिर वह नई युद्ध तकनीकों को सीख सकेगा और अपग्रेड करेगा। तब तक वह जो चाहे करने में सक्षम हो जाएगा। कम से कम वह लीमैन और लुकास जैसे लोगों से नहीं डरेगा। राजधानी शहर के एक ग्रैंड बिल्डिंग में या कैपिटल सिटी में शोरन फैमिली का गढ़ था। एक सीक्रेट इलीट फैमिली के तौर पर वे पिछले 2 सालों में ही पब्लिक की नजरों में आए थे। जल्द से जल्द नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए उन्होंने क्विन फैमिली के साथ मिलकर काम किया। लूना ने कार गेट के सामने खड़ी कर दी। आज उसे फैमिली के बटलर का कॉल आया था। उसने लूना को मैनर में आने के लिए कहा था, क्योंकि उसे उससे कुछ डिस्कस करना था। जल्द ही दरवाजा खुल गया। मिस लूना, प्लीज अंदर आइए। दोनों नौकर एक तरफ खड़े हो गए और रिस्पेक्टफुली झुके। लूना ने कार को मैनर में ले जाकर गैराज में पार्क कर दिया, लेकिन जब उसने अपने बगल में खड़ी गुलाबी स्पोर्ट्स कार को देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। हवेली के हॉल में घुसते हुए उसने देखा कि एक लड़की नकाब पहने सोफे पर लेटी हुई है। उसके बगल में एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा हुआ उससे बातें कर रहा था। यद्यपि लड़की ने नकाब पहना हुआ था और उसका चेहरा छिपा हुआ था, फिर भी उसके शरीर के हाव भाव से पता चल रहा था कि यह महिला एक बदचलन किस्म की है। अधेड़ उम्र के आदमी ने लूना को देखा और पुकारा, मिस लूना। अल्फ्रेड, तुमने मुझे वापस आने के लिए क्यों कहा? लूना ने सीधे तौर पर पूछा। अल्फ्रेड बोलने ही वाला था, लेकिन सोफे पर लेटी नकाब वाली महिला ने उसे टोक दिया। मेरी प्यारी बहन, तुम आखिरकार वापस आ गई हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। क्या तुम हमेशा से उस हस्बैंड को नापसंद नहीं करती थी जिसे फैमिली ने तुम्हारे लिए चुना था? तुम्हारा होने वाला पति अब पाताल लोक चला गया है। तुम क्या सोचती हो? खुश हो ना? क्या? लूना चौंक गई। जयकरी मर गया था? यह कैसे हो सकता था? यह इतनी बड़ी खबर थी, फिर उसने इसके बारे में अब तक सुना क्यों नहीं? इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, वेंडी ने फिर कहा, लेकिन परिवार ने फैसला किया है कि हम क्विन फैमिली के साथ काम करना जारी रखेंगे। इसका मतलब है कि जैकरी की मौत के बावजूद हम अभी भी पार्टनर्स हैं। हालांकि तुम्हारा होने वाला हस्बैंड जैकरी से बदलकर नूह हो गया है। यह नूह क्विन नोवेल ड्रामा के मुखिया की नाजायज संतान लगता है। तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम शॉक्ड हो? क्या तुम हैरान हो? लूना के चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसने अधेड़ उम्र के आदमी की ओर देखते हुए पूछा, ऑल्फ्रेड, क्या वह सच कह रही है? मिस लूना, मिस वेंडी सही कह रही हैं। यह परिवार का फैसला है और मैं सिर्फ एक संदेशवाहक हूं, अल्फ्रेड ने जवाब दिया। लूना ने एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, तो मैं सिर्फ एक पालतू जानवर हूं, है ना? अगर मेरा करंट मालिक चला गया है तो मुझे किसी दूसरे को दे दिया जाएगा। मिस लूना, ऐसा मत कहिए। परिवार का ऐसा कोई मतलब नहीं है। अगर हमें नए अपॉर्चुनिटीज खोलने हैं तो हमें ऐसे परिवार के साथ सहयोग करना चाहिए जो फर्स्ट क्लास हो, और क्विन परिवार वही है। अगर आप उनके परिवार में शादी करती हैं तो आप कुलपिता की पत्नी बनेंगी। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए मिस लूना, कृपया परिवार की मेहनत को समझें, अल्फ्रेड ने इमोशनलेस होकर कहा। तो फिर मैं ही क्यों शादी कर रही हूं, वह क्यों नहीं? लूना ने वेंडी की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरी प्यारी बहन, तुम अब भी क्यों नहीं समझती? मुझे शोरोन परिवार का फ्यूचर हेड बनने के लिए तैयार किया गया है।
मैं परिवार से बाहर शादी कैसे कर सकती हूं? वे मेरे लिए बस एक लाइव इन दामाद ही रख सकते हैं, ठीक है? और परिवार की वारिस होने के नाते मुझे अपना हस्बैंड चुनने का अधिकार है, वेंडी ने मुस्कुराते हुए कहा। वेंडी, तुम कौन होती हो ऐसा कहने वाली? तुमने बचपन से ही मुझसे सब कुछ छीन लिया है। जब भी मुझे कुछ पसंद आता है तुम उसे छीन लेती हो और नष्ट कर देती हो, भले ही वह तुम्हारी पसंद की ना हो। परिवार के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मैं बड़ी बहन हूं और मुझे तुम्हें छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ 3 महीने बड़ी हूं, लूना ने वेंडी पर चिल्लाते हुए कहा। मैं ऐसा कहने वाली कौन होती हूं? खैर, मैं 18 साल की उम्र में मार्शल आर्ट्स में फर्स्ट रैंक पर थी। अब मैं 21 साल की हूं और जल्द ही टाइगर रैंक में प्रवेश करने वाली हूं। लेकिन तुम्हारा क्या, मेरी प्यारी बहन? तुम मुझसे 3 महीने बड़ी हो, लेकिन क्या तुम पहली रैंक तक भी पहुंची हो? हमारा परिवार दूसरों से अलग है। मार्शल आर्ट्स हमारे लिए हर चीज की नींव है। अगर तुम इसमें कमजोर हो तो चाहे तुम कितनी भी स्मार्ट क्यों ना हो, तुम्हें परिवार से बाहर भेजा जाएगा, वेंडी ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा। लूना ने देखा कि वेंडी के चेहरे पर मास्क होने के बावजूद उसका तिरस्कार साफ झलक रहा था। मिस लूना, यह शोरोन परिवार के मुखिया और एल्डर्स का फैसला है। एक परिवार के सदस्य के रूप में आपको परिवार के विकास के लिए अपना सब कुछ समर्पित करना चाहिए। कृपया परिवार के निर्णय पर सवाल न उठाएं, अल्फ्रेड ने शांत स्वर में कहा। लूना ने एक कड़वी मुस्कान के साथ वेंडी की ओर देखा और कहा, हे वेंडी, अब ज्यादा खुश मत हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत गई हो? जरूरी नहीं। चलो देखते हैं चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। लूना ने ऐसा कहा और वह वापस लौट गई। वह विला से बाहर चली गई। वह यहां रहकर और अपमानित नहीं होना चाहती थी। अब वेंडी और बटलर अल्फ्रेड ही हॉल में बचे थे। वेंडी ने पूछा, अल्फ्रेड, उसके आखिरी वाक्य का क्या मतलब है? क्या उसके पास अभी भी कोई छिपा हुआ सीक्रेट है, कोई ट्रम्प कार्ड? अल्फ्रेड ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। हो सकता है उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कहा हो, ताकि जब आप टाइगर रैंक की बाधा को तोड़ने की कोशिश करें तो आप गलती कर बैठें। लेकिन आपको यह मानना होगा कि प्योर स्ट्रेंथ के सामने कोई भी चाल बेकार है। इसलिए अब आपके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि जितनी जल्दी हो सके टाइगर रैंक में कदम रखें। ऐसा करने से आपकी पोजीशन अजेय हो जाएगी। मुझे समझ आ गया, वेंडी ने कहा और ऊपर चली गई। लूना सड़क पर गाड़ी चला रही थी। अनजाने में ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जैकरी मर चुका था और अब उसे क्विंस के नए वारिस नूह से शादी करनी पड़ी। अगर नूह भी मर जाता तो उसे क्विंस के अगले वारिस से शादी करनी पड़ती। यही उसकी किस्मत थी, एक अनअवॉइडेबल भाग्य। किसने उसे शोरोन परिवार जैसे गुप्त और ताकतवर परिवार में जन्म लेने के लिए कहा? अगर उसके पास विकल्प होता तो वह किसी साधारण परिवार में पैदा होकर एक साधारण इंसान की तरह जीवन जीना पसंद करती। दुर्भाग्य से इस दुनिया में ऐसा कोई विकल्प नहीं था। नहीं, वह नहीं चाहती थी कि उसका परिवार उसके हर फैसले को अपने हाथ में ले। उसे लड़ने का कोई रास्ता खोजना था। अब उसके पास सिर्फ एक ही ध्रुव का पत्ता बचा था, ध्रुव का वादा। जब तक ध्रुव उसकी मदद करने को तैयार था, वह शोरोन परिवार के नियंत्रण से बच सकती थी। ध्रुव की पिछली बार दिखाई गई ताकत बहुत ज्यादा थी। यह पक्का था कि वह कम से कम एक टाइगर रैंकर तो था ही, बल्कि वह शायद एक शुरुआती टाइगर रैंकर था। उसने पहले भी परिवार के एक बुजुर्ग से यही दबाव महसूस किया था, जो टाइगर रैंक के टॉप पर थे। एक टॉप टाइगर रैंकर की ताकत। ध्रुव की उम्र कितनी होगी? वह लगभग उसी उम्र का था जितनी वेंडी की। फिर भी उनकी ताकत में जमीन आसमान का फर्क था। अगर वेंडी शोरोन परिवार की वारिस हो सकती है तो ध्रुव के बारे में क्या? वह इतना युवा होते हुए भी इतनी ताकत रखता था। कोई भी यह सोच सकता था कि उसके पीछे उसके परिवार की ताकत कितनी बड़ी होगी। अभी
समस्या यह थी कि वह और ध्रुव एक ही यूनिवर्सिटी में थे, लेकिन यह काफी नहीं था कि ध्रुव उसे पूरी तरह से सपोर्ट करे। उसे ध्रुव के करीब जाने और उसकी मदद हासिल करने का रास्ता खोजना था। यही उसका एकमात्र मौका था। ध्रुव ने अपनी क्लासेस जारी रखने के लिए स्कूल वापस आ गया। वह कुछ दिनों के लिए लो प्रोफाइल रहने की तैयारी कर रहा था। उसकी मौजूदगी ने उसके क्लासमेट्स का ध्यान खींचा। आखिरकार वह कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की नताशा का कथित बॉयफ्रेंड था। ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी में जो भी देवी देवताओं से जुड़ा था वह जल्दी ही फेमस हो जाता था। 2 लोग पूरी सुबह ध्रुव को घूरते रहे। पहली थी अमेलिया, जो इस समय बहुत नाराज थी। ध्रुव आजकल मुझसे इतनी कम बातें क्यों करता है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या उसे लगा कि वह एक ऐसी लड़की है जिसके पास कोई आत्मसम्मान नहीं है क्योंकि उसने पिछली बार खुद को उसके सामने प्रपोज किया था? शायद। लेकिन अब वह क्या करे? आखिर मैंने ऐसा पहले कभी किसी लड़के के लिए नहीं किया। वह अब भी कुंवारी थी, लेकिन मैं यह उसे बता भी तो नहीं सकती। यह सब सोचकर वह परेशान हो रही थी। यह कितना कष्टदायक है। उसे अब लगने लगा था कि वह रोज रोज लड़कों के बीच बिना किसी शोषण के कैसे रह पाती है। अब उसे यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि वह कैसे खुद को ध्रुव के करीब ला सकती है। अमेलिया को अब भी अपनी खूबियों पर भरोसा था। यह बात उसे देखने वाले हर लड़के की नजरों से साफ झलकती थी। जब भी लड़के उसे देखते थे, ऐसा लगता था जैसे वे उसे पूरी तरह निगल लेना चाहते हैं। बेशक इसमें ध्रुव शामिल नहीं था। ध्रुव की आंखों में उसने पहले कभी ऐसी नजरों को नहीं देखा था। लेकिन यह भी सही नहीं था। अगर ध्रुव को इस मामले में कोई दिक्कत होती तो वह नताशा के साथ कैसे हो सकता था? दूसरी व्यक्ति निश्चित रूप से लूना थी। वह सोच रही थी कि ध्रुव से मदद कैसे ली जाए। यह उसका एकमात्र रास्ता था। हालांकि ध्रुव पर अभी भी उससे एक वादा बाकी था, लेकिन ध्रुव ने यह भी कहा कि यह उसके मूड पर डिपेंड करेगा कि वह यह वादा पूरा करेगा या नहीं। वह ऐसा नहीं होने दे सकती थी। उसे ध्रुव को विलिंगली मदद करने के लिए कन्विंस करना पड़ा। अगर ऐसा था तो उसे ध्रुव पर अपना अच्छा इंप्रेशन डालने की जरूरत थी। उसका क्या फायदा था? वह एक औरत थी। उसे भी एक बहुत ही अट्रैक्टिव वुमन माना जाना चाहिए, है ना? हालांकि लूना ने अपना सिर उठाकर अमेलिया की तरफ देखा। इस टाइम उसे लगा कि ध्रुव को शायद इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर ऐसा नहीं था तो वह अमेलिया जैसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्यूटी को क्यों रिजेक्ट करेगा? अगर उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो उसे दूसरे एस्पेक्ट्स पर फोकस करना चाहिए। लेकिन वह ध्रुव जैसे बैकग्राउंड वाले और बहुत स्किल्ड पर्सन का ध्यान कैसे अट्रैक्ट करे और फिर उस पर अपने बारे में अच्छी इंप्रेशन कैसे छोड़े? ऐसा लग रहा था कि उसे किसी चीज की कमी नहीं थी, है ना? यह तो बहुत मुश्किल था। हालांकि जब उसने वेंडी के एरोगेंट चेहरे के बारे में सोचा तो उसे समझ आ गया कि वह इतनी इजीली हार नहीं मान सकती। यह उसका वन एंड ओनली चांस था। दोनों बेहद खूबसूरत औरतें अलग अलग रीजन से ध्रुव के करीब आने की कोशिश कर रही थीं। साउथ रिवर यूनिवर्सिटी की 2 लेडीज ध्रुव को घूर रही थीं, जिससे वह बहुत कंफ्यूज्ड हो गया। लूना और अमेलिया पूरे टाइम उसे घूर रही थीं और ध्रुव की एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल 1 मेंटल स्ट्रेंथ की वजह से उसने नेचुरली इसे फील कर लिया। वह जानता था कि अमेलिया उस पर मोहित थी और अगर उस टाइम आंटी सैली की घटना न हुई होती तो शायद उनके बीच कुछ हो सकता था। लेकिन वह जानता था कि अमेलिया इनडायरेक्टली उससे वही करवाना चाहती थी जो वह चाहती थी। फिर भी वह इसे टॉलरेट नहीं कर सकता था। यह एक आदमी के लिए कंप्लीटली इंसल्टिंग था। वह कुछ भी कह सकती थी, लेकिन यह नहीं कह सकती थी कि वह उसे उठा नहीं सकता। लेकिन उसे इस टाइम आंटी सैली के घायल होने की खबर क्यों मिली? अब
वह सचमुच सोचेगी कि वह इसे उठा नहीं सकता। इस वजह से वह उससे बचने की हर पॉसिबल कोशिश करता था, क्योंकि यह सच में बहुत इंसल्टिंग था। उसके बाद वह अमेलिया का सामना नहीं कर सकता था। इसके अलावा जब उसने अमेलिया को लाखों रुपए के गिफ्ट्स दिए तो उसके एटीट्यूड में भी चेंज आ गया। वह अभी भी ऐसे रिलेशनशिप को लेके थोड़ा रेजिस्ट करता था जो पैसे पर बेस्ड हो। लेकिन लूना के साथ क्या था? क्या उसे भी उस पर क्रश था? हालांकि वह यूनिक, हैंडसम और चार्मिंग था, फिर भी वह पूरी सुबह उसे घूरकर क्या करना चाहती थी? क्या आजकल लड़कियां इतनी बोल्ड हो गई हैं? या शायद उसे न्यूज़ का कोई आइडिया ही नहीं था। वह कुछ दिनों से एब्सेंट था। दोपहर के टाइम ध्रुव स्कूल के कैफेटेरिया में सिंपल खाना खाने जा रहा था। जैसे ही वह कैफेटेरिया से बाहर निकला, उसे ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट्स ने रोक लिया। क्या आप ध्रुव हैं? उनमें से एक ने पूछा। हाँ, ध्रुव ने जवाब दिया। कोई आपसे मिलना चाहता है, हमारे साथ चलिए। उसके बाद उस पर्सन ने आगे बढ़कर उसे रास्ता दिखाया, लेकिन दूसरा आदमी मूव नहीं किया और बस ध्रुव को देखता रहा। ध्रुव ने कंधे उचकाए और पहले आदमी का पीछा किया, जबकि दूसरा भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। वह थोड़ा कंफ्यूज्ड था। वह ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी में किसी को नहीं जानता था और दूसरे पर्सन के एक्सप्रेशंस देखकर यह साफ था कि वे शांति से नहीं आए थे। फिर भी उसने यह देखने के लिए उनका पीछा करने का डिसाइड किया कि क्या हो रहा है। ध्रुव को ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी में आर्टिफिशियल लेक के पास ले जाया गया, जहां उसकी और नताशा की आखिरी फोटो ली गई थी। वहां पहले से ही कोई बैठा इंतजार कर रहा था। हैनली, ध्रुव यहां है। हैनली ने ध्रुव की तरफ देखा और पूछा, क्या आप ध्रुव हैं? ध्रुव हंसना चाहता था। क्या वे कुछ और कर सकते हैं? तुम तो जानते ही नहीं कि मैं कौन हूं, फिर मुझे यहां क्यों बुलाया? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? लेकिन ध्रुव ने फिर भी जवाब दिया, मैं हूं। नताशा के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? हैनली ने फिर पूछा। ध्रुव तुरंत समझ गया, यह नताशा के फैंस में से एक था। बिल्कुल सही, नताशा की ऐसी पर्सनैलिटी थी कि वह जहां भी जाती लोगों की नजरों में अलग ही नजर आती। पिछली बार जब नताशा उसे ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी के दौरे पर ले गई थी तो उसे देखा गया होगा। यूनिवर्सिटी की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। बहुत से लोग गॉसिप करना पसंद करते थे और छोटी सी बात भी वायरल हो जाती थी। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी भी इससे अनटच्ड नहीं थी। क्या मुझे तुम्हें नताशा के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में बताना होगा? ध्रुव ने सार्कास्टिक टोन में पूछा। सिलिया ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी की देवी है और वह ऐसी कोई नहीं थी जिसे आप करप्ट कर सकें। बेटर होगा कि आप जहां से आए हैं वहां वापस चले जाइए और क्वाइटली एक एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पर अपना काम पूरा करें। फिर जब टाइम आए क्वाइटली साउथ रिवर यूनिवर्सिटी वापस चले जाएं। वरना तुम अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाओगे या ग्रेजुएट नहीं हो पाओगे। तुम अपने फैमिली को यह कैसे एक्सप्लेन करोगे, है ना? आखिर यूनिवर्सिटी जाना इतना इजी नहीं होता। हैनली ने धमकी दी। ओह, क्या आप भी चांसलर हैं? क्या आपके पास किसी स्टूडेंट को फेल करने का राइट है? ध्रुव ने मजाक किया। ध्रुव, मजाक करने की कोशिश मत करो। मैंने तुम्हें इस बार यहां एक मौका देने के लिए बुलाया है। नेक्स्ट टाइम बैड तमीजी के लिए मुझे ब्लेम मत करना। रिंग 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 रिंग। ध्रुव कुछ बोलने ही वाला था कि उसकी पॉकेट में फोन बज उठा। जब उसने देखा तो वो नताशा का कॉल था। हेलो ध्रुव, तुम कहां हो? मुझे तुमसे मिलना है। कॉल उठाते ही उसे नताशा की आवाज सुनाई दी। ध्रुव ने जवाब दिया, मैं आर्टिफिशियल लेक के पास हूं। मैं जल्द ही वहां पहुंच रही हूं, बस 1 मिनट दो। नताशा ने यह कहते हुए कॉल कट कर दिया। इस टाइम हैनली ने कहा, ध्रुव, इसके बारे में सोचो। मुझे उम्मीद है कि तुम कोई गलती नहीं करोगे। अगर नहीं
तो मैं नेक्स्ट टाइम तुमसे इतनी नाइसली बात नहीं करूंगा। अगर तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं तो तुम मुझसे पूछ सकते हो अपनी टेम्पररी क्लास के क्लासमेट से। उसने सोचा कि उसने ध्रुव को समझाने के लिए खुद को हम्बल बना लिया है। अगर ध्रुव फिर भी स्मार्ट बनता है तो वह हैनली को ब्लेम नहीं कर सकता। कैपिटल सिटी में हैनली के पास ध्रुव को डिस्ट्रॉय करने के 10,000 तरीके थे। हैनली जाने के लिए मुड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ दूर जाता, उसने एक वाइट ड्रेस पहने हुए फिगर को अपनी ओर आते देखा। नताशा। यह फिगर पहले भी कई बार उसके सपनों में आई थी। वह बहुत एक्साइटेड था और उसे हेलो कहना चाहता था, लेकिन नताशा ने उसे इग्नोर किया और सीधे ध्रुव के पास चली गई। ध्रुव, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, नताशा ने ध्रुव के सामने खड़े होकर शर्माते हुए कहा। क्या बात है? ध्रुव ने पूछा। नताशा ने ध्रुव की ओर देखा और फिर हैनली और उसके साथियों की तरफ, जो कुछ ही दूरी पर खड़े थे। फिर वह हेजिटेशन के साथ बोली, क्या हम कहीं और जाकर बात कर सकते हैं? ध्रुव ने भी हैनली के ऑलमोस्ट डिस्टॉर्टेड चेहरे को देखा और कहा, चलो चलते हैं। फिर वह आगे बढ़ गया। नताशा ध्रुव के पीछे चली गई और दोनों एक एम्प्टी जगह पर चले गए। नताशा ने हिम्मत जुटाई और कहा, ध्रुव, मैं तुम्हें अपने घर बुलाना चाहती हूं। पिछली बार जब तुमने मुझे बचाया था तब मेरे पापा बिजी थे। उन्हें तुम्हारा थैंक्स कहने का टाइम नहीं मिला। अब जब उन्हें पता चला कि तुम कैपिटल सिटी में हो तो वो तुम्हें डिनर पर बुलाना चाहते हैं। जब नताशा ने अपनी बात खत्म की तो वह नर्वस होकर ध्रुव को देखने लगी, इस डर से कि कहीं वह मना न कर दे। ध्रुव जाना नहीं चाहता था। आखिर इतने साल हो गए थे। लेकिन नताशा की होपफुल आंखों को देखकर उसने सोचा और कहा, कब है? क्या तुम अग्री करते हो? नताशा ने सरप्राइज होकर पूछा। हाँ, मैं इनविटेशन एक्सेप्ट करता हूं। हम कब जा रहे हैं? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए पूछा। आज रात ठीक रहेगा? मेरे पेरेंट्स घर पर होंगे, नताशा ने कहा। ठीक है, तो फिर बात पक्की। आज दोपहर क्लास खत्म होने के बाद कहीं मत जाना। मेरे कॉल का वेट करना। ठीक है। दोनों यहां हैप्पीली बातें कर रहे थे, जबकि हैनली दूर से गुस्से में बॉयल हो रहा था। नताशा ने अभी उसे इग्नोर कर दिया और सीधे ध्रुव के पास चली गई। इसके अलावा ध्रुव ने यह दिखावा करने की हिम्मत की कि वह एग्जिस्ट ही नहीं करता और नताशा को ले गया। ध्रुव को हैनली से कोई परेशानी नहीं थी और उसे यह भी डर था कि हैनली उनकी डेट को इफेक्ट कर देगी। इस टाइम जेलसी की आग सीधे उसके सिर पर चढ़ गई। पहली बार जब वह नताशा से मिला तो उसने नताशा को अपनी वुमन मान लिया और उसने सभी से यह भी कहा कि जो भी नताशा को प्रोवोक करेगा उसके साथ वह सॉफ्ट नहीं रहेगा। कैपिटल सिटी में चेज फैमिली के दूसरे बेटे के रूप में उसके पास ऐसा करने का कॉन्फिडेंस और राइट था। हालांकि नताशा उसे बार बार रिजेक्ट करती रही, फिर भी उसे यह लगता रहा कि अगर वह नताशा के साथ सच्चा और ऑनेस्ट रहेगा तो सूनर और लेटर नताशा उसके साथ हो ही जाएगी। उसने नताशा पर कोई दूसरा तरीका ट्राई नहीं किया। ये तो पता ही होगा कि उस टाइम दूसरी औरतों के साथ उसका पेशेंस इतना नहीं था। अगर सॉफ्ट एटीट्यूड काम नहीं करता तो वह उनके साथ हाश हो जाता। फिर वह औरतों को धमकियां देता और प्रॉमिसेस करता और उन्हें अपने बेड तक लाने के बाद ही डिसाइड करता कि उनके साथ क्या करना है। उसने नताशा की बैकग्राउंड को भी एनालाइज किया था। उसकी मां सिर्फ एक छोटी सी कंपनी की फाउंडर थी और उसकी प्रॉपर्टी सिर्फ बिलियंस में थी। चेद फैमिली के लिए ये एक छोटी कंपनी थी। नताशा के पिता के बारे में अफवाहें थीं कि वह एक वरिष्ठ अधिकारी के सचिव थे, लेकिन अब उन्हें नीचा पद दे दिया गया है। इसके अलावा एक ऑफिसर सेक्रेटरी के लिए चेद फैमिली को नाराज करना कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए उसके लिए नताशा के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना इजी होता। उसे बस उसके फैमिली से शुरुआत करनी होती। वह उसे उसकी मां की कंपनी या उसके पिता के फ्यूचर के बारे में थ्रेटन करता
और वह उसकी बात मान लेती, बिल्कुल ओबीडियंटली। हालांकि उसने ऐसा कभी नहीं किया क्योंकि नताशा उसके लिए बाकी औरतों से डिफरेंट थी। वह बाकी औरतों के साथ बस फन चाहता था, लेकिन वह नताशा से सच में शादी करना और बच्चे पैदा करना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि नताशा हमेशा के लिए उससे हेट करे। यही रीजन था कि उसने अब तक कोई भी काम सीक्रेटली नहीं किया था और वह हमेशा ओपनली उसका पीछा करता रहा। लेकिन अब वो बिच नताशा उसके सामने ही किसी दूसरे आदमी को डेट कर रही थी। उस टाइम हैनली किसी को मार देना चाहता था। क्योंकि वो बिच इतनी क्रूल थी तो उसे हार्टलेस कहने का ब्लेम नहीं देना चाहिए। उसे किसी भी कीमत पर नताशा को पाना था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि नताशा हमेशा के लिए उससे नफरत करे। इसीलिए उसे उसके फैमिली से शुरुआत करनी चाहिए। फिर वह नताशा को अपनी बात मानने के लिए फोर्स करेगा। चेज फैमिली की ताकत के साथ सिर्फ बिलियंस की प्रॉपर्टी वाली एक छोटी कंपनी को हैंडल करना बहुत आसान होगा। नताशा, बस तुम रुको, मैं तुम्हें नंगा कर दूंगा और तुमसे अपने साथ सोने की भीख मांगूंगा, हैनली ने अपने दिल में बड़बड़ाया। इस टाइम हैनली ने अपना रियल फेस कंप्लीटली एक्सपोज कर दिया था। वह अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकता था। उस टाइम हालांकि नताशा ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन उसने कभी किसी और आदमी को भी एक्सेप्ट नहीं किया था। इसलिए हैनली को अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हालांकि अब नताशा ने किसी और आदमी को एक्सेप्ट कर लिया था और ये वह बर्दाश्त नहीं कर सका। वह न सिर्फ चाहता था कि नताशा ओबीडियंट होकर उसके बेड पर आ जाए, बल्कि वह यह भी चाहता था कि ध्रुव को लाइफ टाइम इस बात का रिग्रेट हो। हैनली के लिप्स के कोने पर धीरे धीरे एक ईविल स्माइल उभरी। दोपहर की क्लास के बाद ध्रुव को नताशा का कॉल आया। उसने बताया कि वह कैंपस के एंट्रेंस पर वेट कर रही थी। जैसे ही ध्रुव कैंपस से बाहर निकला, उसने देखा कि नताशा एक रेड फेरारी के पास खड़ी होकर उसे हाथ हिला रही थी। ध्रुव, यहां आओ। ध्रुव पास आया और पूछा, क्या ये तुम्हारी कार है? हाँ, मैं यूजुअली इसे कैंपस तक नहीं लाती, नताशा ने जवाब दिया। इस लड़की की फैमिली बैकग्राउंड खराब नहीं थी। जब वे हाई स्कूल में थे तो उसने सुना था कि नताशा के फादर उनके काउंटी में सबसे पावरफुल पर्सन थे। कुछ टाइम बाद उनका ट्रांसफर हो गया। थोड़ी देर बाद दोनों कार में बैठकर चले गए। ध्रुव की कार भी स्कूल के बगल में पार्क्ड थी, लेकिन क्योंकि नताशा उसे लेने ड्राइव करके आई थी, इसलिए उसने नताशा को डिसअपॉइंट नहीं किया। क्लासेस अभी खत्म ही हुई थीं और दोनों की हाई प्रोफाइल ने बाकी स्टूडेंट्स का काफी ध्यान अट्रैक्ट किया। लाल फरारी कौन चला रहा था? यह कैंपस की सबसे सुंदर लड़की लगती है, नताशा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। यह उसकी तरह नहीं दिखता, क्योंकि यह वही है। अरे, उसके बगल में वह आदमी कौन है? क्या यह ध्रुव नहीं है? साउथ रिवर यूनिवर्सिटी का वो एक्सचेंज स्टूडेंट जिसके बारे में कुछ दिन पहले अफवाह थी कि वह नताशा के साथ है। क्या वे होटल जा रहे हैं? शायद। अरे, तो यह ऑफिशियल है। यह ऑफिशियल है। यह बहुत बड़ी न्यूज है, बहुत बड़ी न्यूज। कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की नताशा साउथ रिवर यूनिवर्सिटी के एक्सचेंज स्टूडेंट ध्रुव के साथ उसी कार में चली गई। ऐसा शक है कि वे एक शानदार रात साथ बिताने के लिए अपने लव नेस्ट जा रहे हैं। यह निश्चित रूप से बहुत बड़ी खबर होगी। क्या यह नताशा हैनली की औरत नहीं है? नहीं, नताशा ने कभी यह स्वीकार नहीं किया। ध्रुव नताशा का ऑफिशियल बॉयफ्रेंड है। यह न्यूज किसी के फोन से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर बहुत तेजी से फैल गई। यह तुरंत वायरल हो गई। टाइटल था, कैंपस की सबसे सुंदर लड़की नताशा और उसका बॉयफ्रेंड ध्रुव एक ही लाल स्पोर्ट्स कार में चले गए और ऐसा शक है कि वे एक शानदार रात साथ बिताने के लिए अपने लव नेस्ट में जा रहे हैं। इसके साथ तस्वीरें भी अटैच थीं। यह खबर पिछली खबर से भी ज्यादा विस्फोटक थी और इसका इम्पैक्ट और भी ज्यादा ड्रामेटिक था।
हैनली कैंपस से निकलने ही वाला था कि उसका फोन बजा। यह उसके बेस्ट फ्रेंड एजरा मैकगायर का कॉल था। हैनली, क्या तुमने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखी? एजरा ने पूछा। नहीं, क्यों? हैनली ने पूछा। जाकर देखो, आखिर क्या हुआ? जब तुम देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा। ठीक है, मैं अब फोन रखता हूं। हैनली ने एजरा के साथ कॉल काट दिया। फिर उसने ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर लॉग इन किया। वहां पहली चीज जो उसने देखी वह एक बड़ा टाइटल था। कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की नताशा और उसका बॉयफ्रेंड ध्रुव एक ही लाल स्पोर्ट्स कार में चले गए, और यह शक है कि वे एक शानदार रात साथ बिताने के लिए अपने लव नेस्ट में जा रहे हैं। हैनली ने जल्दी से पोस्ट खोली और कुछ तस्वीरें देखीं। वे सभी हाई डेफिनेशन में थीं और वह दोनों को साफ देख सकता था। ये सच में नताशा और ध्रुव थे। दोनों एक साथ लाल स्पोर्ट्स कार में रवाना हुए। धमाका! हैनली को ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर बिजली गिर गई हो। ध्रुव, नताशा, इन दोनों की इतनी हिम्मत! नहीं, नताशा उसकी औरत थी तो वह उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देगा। हैनली ने अपना फोन रख दिया और जल्दी से कैंपस से बाहर चला गया। वह नताशा और ध्रुव को रोकना चाहता था। रास्ते में हैनली को महसूस हुआ कि उसके सारे क्लासमेट्स उसके चेहरे पर तंज भरी नजरें लिए उसे देख रहे थे। वे कह रहे थे, देखो, ये हैनली है ना? उसने पब्लिकली ये भी अनाउंस किया था कि नताशा उसकी औरत है और जो भी उसके साथ खिलवाड़ करेगा वह उसे मार डालेगा। अब जबकि नताशा किसी और के साथ होटल में चली गई है, तब भी उसे अंधेरे में रखा गया। क्या वह खुद को थप्पड़ नहीं मार रहा है? हैनली की एक्सप्रेशंस खराब होती जा रही थीं। उसके दिल में गुस्सा भी बढ़ रहा था। वह जल्दी से कैंपस से बाहर निकल गया। उसे डर था कि अगर वह 1 मिनट और कैंपस में रुका तो वह खुद को देख रहे सभी लोगों को चोट पहुंचाने से नहीं रोक पाएगा। स्कूल से निकलकर अपनी कार में बैठने के बाद हैनली थोड़ा शांत हुआ। उसने अपना फोन निकाला और एक कॉल किया। क्या हो रहा है? फोन से एक आदमी की आवाज आई। हैंक, मैं फैमिली की पावर का यूज करना चाहता हूं, हैनली ने कहा। हैनली का भाई हैंक उसके साथ फोन पर था। वह कैपिटल सिटी में चेज फैमिली का सबसे बड़ा बेटा था और टी फैक्शन के 8 ग्रेट वॉरियर्स में से एक था। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, कैपिटल सिटी हाल ही में बहुत सेफ नहीं रही है। बेहतर होगा कि तुम खुद पर नजर रखो। क्या तुमने नहीं देखा कि मैं पिछले 2 दिनों से बाहर नहीं गया हूं? हैंक, मैं 3 साल से एक लड़की का पीछा कर रहा हूं और वो आज किसी दूसरे लड़के के साथ डेट पर गई। क्या तुम सोचते हो कि मैं इसे ऐसे ही होने दूंगा? ये सिर्फ मेरे चेहरे पर थप्पड़ नहीं है, ये चेज फैमिली के चेहरे पर भी थप्पड़ है, हैनली ने कहा। उसके सीने में आग जल रही थी। तू बदमाश है। तुझे सिर्फ लड़कियों के बारे में सोचना आता है, कुछ और नहीं सोच सकता क्या? ये बस एक लड़की है। अब तू बड़ा हो गया है तो क्या थोड़ा मैच्योर हो सकता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारने की हिम्मत करते हैं और हमारी फैमिली के चेहरे पर भी। मैं उन्हें शांति से जीने नहीं दूंगा। क्या तू उस दूसरे आदमी की बैकग्राउंड जानता है? थोड़ी देर चुप रहने के बाद हैंक ने पूछा। हाँ, वो लड़की यूनिवर्सिटी में मेरी क्लासमेट है और मैंने बहुत पहले उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता कर लिया था। वो बस एक छोटी सी कंपनी है जिसकी वैल्यू कुछ अरब है। चेज फैमिली के लिए ये कुछ भी नहीं है, हैनली ने जोश में कहा। वो जानता था कि जब हैंक ने ये पूछा था तो वो असल में प्लान के लिए राजी हो गया था। मैं बाद में एल्मर को कॉल करके तेरा साथ देने के लिए कहूंगा, हैंक ने कहा। थैंक्स भाई, लेकिन बेटर होगा कि तू लो प्रोफाइल रखे। हाल ही में कैपिटल सिटी के बड़े बड़े अमीर घराने भी डरे हुए हैं। उन लोगों से पंगा मत ले जिनकी बैकग्राउंड तुझे पता नहीं है। अगर गलती कर दी तो चाहे तू मर भी जाए, फैमिली को इसमें मत खींचना, हैंक ने आखिर में वार्निंग दी। चिंता मत कर भाई, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। इस बार मुझे सामने वाले की डिटेल्स अच्छे से पता है। अच्छी बात है।
हैनली ने कॉल काट दी और थोड़ा एक्साइटेड हो गया। नताशा, ध्रुव, तुम दोनों बस वेट करो, क्योंकि उसके भाई ने हाँ कर दी थी। इसका मतलब था कि ये लगभग पक्का हो गया था। आखिर एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी से निपटना बोलने जितना आसान नहीं था। साथ ही नताशा के पापा के भी कुछ कनेक्शंस थे। हालांकि उसका भाई धीरे धीरे फैमिली के मामलों को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर चुका था। अब उसे फैमिली का आधा हेड माना जाता था और फैमिली की ज्यादातर पावर उसके हाथ में थी। जहां तक उसके पापा की बात है, वो तो बस एक रिच मैन था जिसे बस खाना पीना और मस्ती करना आता था। अभी भी चेज फैमिली का असली हेड उसका दादा जोसेफ चेज था। हालांकि इस वक्त हैंक की आखिरी वार्निंग उसके दिमाग में घूमने लगी। हाल ही में कैपिटल सिटी के बड़े घरानों के बच्चे थोड़े परेशान लग रहे थे। अब ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं हो रही थी। पहले लोग रात 2-3 बजे तक सड़कों पर घूमते थे, लेकिन अब कोई नजर नहीं आता था। सुना है कि कैपिटल सिटी में कोई बहुत पावरफुल इंसान आया है। क्विन फैमिली के जैकरी ने उसे नाराज कर दिया, तो अब वो मर चुका है। हालांकि क्विन फैमिली ने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की और बस इतना कहा कि जैकरी की अचानक बीमारी की वजह से मौत हो गई और उन्होंने अपना उत्तराधिकारी भी बदल दिया। क्या वो अभी हाल ही में कैपिटल सिटी आया था? ध्रुव भी अभी हाल ही में कैपिटल सिटी आया था। क्या वो दोनों एक ही इंसान हो सकते हैं? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। हैनली ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। ध्रुव साउथ रिवर यूनिवर्सिटी से एक एक्सचेंज स्टूडेंट था। उसके पास जैकरी को मारने और कैपिटल सिटी के अमीर घरानों के सभी बच्चों को डर से कांपने की ताकत कैसे हो सकती है? क्या मुझे ध्रुव पर नजर रखनी चाहिए? जब हैनली ने यह सोचा, तभी उसकी जेब में फोन बज उठा। यह एल्मर का फोन था। हेलो एल्मर, मिस्टर हैनली, मिस्टर हैंक ने मुझे आपके साथ कून परेड करने को कहा है। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? एल्मर ने पूछा। एल्मर, ब्यूटीलिश ग्रुप नाम की एक कंपनी पर नजर डालो। वो मेनली मेकअप बेचते हैं। उन्हें एक टूटी हुई कैपिटल चेन में फंसाने की कोशिश करो ताकि वो कभी भी दिवालिया हो सकें। और हां, उन्हें यह भी बताना कि ये सब चेज फैमिली कर रही है ताकि वो मुझसे दया की भीख मांगने आए। ठीक है मिस्टर हैनली, ये हो गया। जब हैनली ने एल्मर से फोन पर बात की तो वो खुद को काफी अच्छा महसूस करने लगा। नताशा जल्दी ही मेरे पास आएगी और तब मैं उसे एक एक करके अपने कपड़े उतारने को कहूंगा और उससे दया की भीख मंगवाऊंगा। लानत है तुझ पर, घटिया कुतिया। तूने मेरी जिंदगी के 3 साल बर्बाद कर दिए। बस तब तक वेट कर जब तक मैं तुझे पकड़ ना लूं। इस वक्त हैनली बहुत एक्साइटेड था। आखिरकार उसे वो लड़की मिलने जा रही थी जिसके पीछे वो 3 साल से पड़ा हुआ था। भले ही वो इस तरीके से ये सब नहीं करना चाहता था, फिर भी उसे ये सब काफी खुशी दे रहा था। उसे अब ये भी याद नहीं रहा कि वो ध्रुव पर नजर रखने वाला था। सच कहें तो अगर उसने ध्रुव पर नजर रखी होती तो उसे कुछ बड़ा पता चल सकता था। एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो हर दिन 10 स्टार होटल में रहता था, ये बात अजीब तो लगती ही थी। अगर उसने और तफ्तीश की होती तो उसे ध्रुव के बारे में और भी बड़ी बातें पता चल जाती। अगर वो ऐसा करता तो शायद इतनी जल्दीबाजी में अपना मन न बनाता। कम से कम वो अपने भाई हैंक की राय तो ले ही लेता। हालांकि अब सब कुछ सेट हो गया था और प्लान का असर दिखने में थोड़ा वक्त लगने वाला था। अब उसे बस ये पता करना था कि ध्रुव और नताशा क्या कर रहे थे। अगर वो सच में किसी होटल में गए होते तो हैनली को उन्हें रोकने का कोई मौका मिल जाता। वो ध्रुव को पहले कदम उठाने का मौका नहीं दे सकता था। इस बारे में सोचते ही हैनली ने अपने बेस्ट फ्रेंड एजरा को फोन किया। एजरा के परिवार के ट्रैफिक मॉनिटरिंग वाले लोगों के साथ काफी अच्छे कनेक्शन थे, इसलिए उसे नताशा की लोकेशन ट्रैक करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। कॉल कनेक्ट होते ही हैनली बोला, एजरा,
पता करो कि नताशा और ध्रुव कहाँ गए हैं। मुझे अभी उनका लोकेशन जानना है। मुझे पता था कि तू उन्हें ढूंढेगा। मैं तुझे कॉल करने ही वाला था क्योंकि मैंने पहले ही उनका लोकेशन ट्रैक कर लिया है। वो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के एक विला के गार्डन में गए हैं। मुझे लगता है कि वो नताशा के घर वापस जा रहे हैं। एजरा ने कहा, तू मुझे सबसे अच्छी तरह जानता है। थैंक्स दोस्त, जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं तुझसे मिलूंगा। अरे, वो कुतिया नताशा ध्रुव को घर ले गई। क्या इसका मतलब ये है कि उसके पेरेंट्स भी ध्रुव के साथ रहने पर राजी हो गए हैं? तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं उसके घर में जबरन घुस तो नहीं सकता है ना? क्या मुझे उन्हें साथ रहने देना चाहिए? इम्पॉसिबल। अभी भी जल्दी है। मैं कुछ घंटे और वेट करूंगा। 10 बजे। अगर ध्रुव 10 बजे तक बाहर नहीं आया तो मैं किसी भी तरह से उन्हें रोकने का तरीका सोचूंगा। नहीं, 10 बजे बहुत लेट हो जाएगा। तब तक तो वो जो करना होगा कर चुके होंगे। 9 बजे, लेकिन 9 बजे भी थोड़ा लेट हो जाएगा। 8 बजे, ठीक है, मैं 8 बजे करूंगा। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।